नमस्कार, समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। तो चलिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर हम आपके सामने फिर से आ गए हैं। एमसीक्यूज के माध्यम से जो है हमारा करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं। अ, आपको पता है कि नवंबर का करंट अफेयर हम कर चुके हैं, इसी के साथ अक्टूबर का करंट अफेयर हम कर चुके हैं। आज हम इससे पहले हमने सितंबर का करंट अफेयर की भी 3 क्लासेस कर ली हैं। सितंबर की करंट अफेयर की चौथी क्लास ये है, जिसमें हम कुछ राष्ट्रीय परिदृश्य लेंगे और राजस्थान का परिदृश्य में से एक टॉपिक हम लेंगे, जो टॉपिक हमारे बच गए थे। अब सब लोग तैयार होंगे, तो सितंबर के करंट अफेयर में से कुछ भी जो है वो नहीं बचने वाला है। तो सभी को बहुत सारा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और बहुत सारा प्यार। तो चलिए, आपको पता है कि राष्ट्रीय परिदृश्य में से हम बात करेंगे आज चर्चित स्थल की। ठीक है, उसके बाद कुछ इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम राजस्थान के परिदृश्य में से चर्चित व्यक्तित्व को लेकर बात करेंगे। प्लेवे सागर, नेहा, मिशाब खान, ब्लेस, संजय, एमएल गुजर, सभी को बहुत सारा गुड मॉर्निंग। प्री की तैयारी कौन कौन कर रहा है? सब लोग प्री की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको ये बताते हैं कि एग्जाम में किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और आंसर करें, है ना? तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? सीधा सा क्वेश्चन है। पहला जो आपका ज्वाइंट कमांडर जो आपका कन्वेंशन है, मतलब ज्वाइंट कमांडर जो आपका सम्मेलन है, वो कहाँ पर आयोजित किया गया? मुंबई, लखनऊ, जोधपुर या फिर गाजियाबाद? बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया। लखनऊ इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, जो आपकी नेतृत्व सेना का नेतृत्व करने वाले जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनके विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए कि किस तरीके से हम जो है वो और रक्षा प्रणाली को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए कन्वेंशन जो है वो हुआ था। तो पहला संयुक्त कमांडर कन्वेंशन है, चूँकि इसलिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि मैंने कहा कि ये पहला है, ठीक है? ये 4 से 5 सितंबर 2024 को लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में जो आपका मध्य कमान का मुख्यालय है, वहाँ पर ये हुआ था। नमस्ते कल्पेश जी, गुड मॉर्निंग, है ना? जारबाल जी, माया जी, जय श्री कृष्णा। चलिए, इसका जो विषय था, क्योंकि हो सकता है आपसे विषय के ऊपर क्वेश्चन कि इसकी थीम क्या थी, है ना? ऐसे भी क्वेश्चन अपन से पूछा जा सकता है कि ये जो आपका कन्वेंशन हुआ है ना पहला, इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम थी सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का रूपांतरण, है ना? सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का रूपांतरण। इसके साथ-साथ इस सम्मेलन में हमें याद रखना है कि हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं, राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। और चीफ ऑफ डिफेंस, याद रखना, यहाँ से सीधे-सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस कौन हैं? मैंने कहा सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में अपने, हाँ जी, चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? तो आपको याद रखना है कि जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस है, सीडीएस है, वो जनरल अनिल चौहान हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा जो पहला हमारा जेसीसी है, ज्वाइंट कमांडर जो कन्वेंशन हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल विपिन रावत जी, हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, वो लखनऊ में हुआ है। इसकी जो थीम थी, वो थीम थी आपकी सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का रूपांतरण। और अनिल चौहान अभी सीडीएस हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मिसाब जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि केंद्र सरकार ने 6 सितंबर 2024 को छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों में नवाचार, नवाचार क्या होता है ना? नवाचार करने के लिए, ठीक है? नवाचार यानी किसी उत्पाद या प्रक्रिया में कोई नई विधि का उपयोग करना नवाचार कहलाता है, ठीक है? और उद्यमशीलता की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए भारत में कितने नए निधि आई, टीबीआई, है ना? निधि आय, टीबीआई, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, क्या है ये? टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं, उनका उद्घाटन किया है। चूंकि ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कि केंद्र सरकार ने अभी हाल में ही नवाचार को, उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए कुछ निधि आय
जो आपके टीबीआई हैं, है ना? टेक्नोलॉजी बिज़नेस जो इंक्यूबेटर्स हैं वो बनाए हैं, तो वो कितने अभी जो हैं वो लॉन्च किए हैं? तो एक ने बिल्कुल सही आंसर दिया है 8। चूँकि ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान की जो आपकी अजमेर की राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय है अजमेर में, वहाँ पर भी इस आईआईटीबीआई का उद्घाटन किया गया है ना? निधि, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि निधि आईआईटीबीआई राजस्थान में किस विश्वविद्यालय में जो है उद्घाटित किया गया है? बिल्कुल कराएँगे, समीक्षा और बजट बिल्कुल कराएँगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना, जो राजस्थान की केंद्रीय विश्वविद्यालय है अजमेर वाला, वहाँ पर भी जो है वो निधि आईआईटीबीआई बना है। संजय जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। अच्छा, ये है क्या? थोड़ा-सा हम इसे देख लेते हैं कि 6 सितंबर 2024 को जो हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, उसके 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आईआईटी दिल्ली में जो एक आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ नए, अच्छा ये क्या होंगे? ये बेसिकली जो आप जैसे युवा हैं, हम जैसे युवा हैं, जो अन्य जो युवा लोग हैं, जो कि उद्यमशीलता के लिए काम करना चाहते हैं, मतलब कोई इंडस्ट्री वगैरह के बारे में सीखना चाहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई बिज़नेस कैसे किया जाए, उसकी क्या मतलब उससे क्या उपलब्धि हासिल होती है और उसमें और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, उसके आगे स्कोप क्या है। तो इस तरीके से इस तरीके का पाठ्यक्रम जो है इसमें बताया जाएगा, है ना? पढ़ाया जाएगा या उनको समझाया जाएगा। उसी को ध्यान में रखकर जो है 8 नए निधि टीबीआई जो है वो आए हैं। राजस्थान में ये कहाँ पर आए? तो यहाँ पर युवाओं को जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेटर बनेगा, जो कि उनको बहुत सारी शिक्षाएँ और समझ देगा। इसके अलावा लुधियाना में, पंजाब में, कर्नाटक में, है ना? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, है ना? कानपुर में, बिलासपुर में, वहाँ पर भी, कर्नाटक में भी, देहरादून में भी जो है वो टीबीआई खोले गए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर गिरधारी जी, या आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर। भारत के पहले, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पहला, भारत के पहले CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का पहला, अच्छा मेथनॉल जो होता है वो आपकी कार में, बस में, हवाई जहाज में एक तरह से ईंधन के रूप में कार्य करता है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो CO2 से मेथनॉल प्लांट, CO2 हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बेसिकली हमें जो है वो नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन अभी हम क्या मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम एक तरीके से, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने जो है वो सही आंसर दिया है। तो उसको हम, जो हमारे लिए सबसे कहना चाहिए कि CO2 है, उसको हम किसमें कन्वर्ट करने वाले? मेथनॉल में। मेथनॉल किस लिए काम में आएगा? मैंने कहा ईंधन के रूप में इजीली इस्तेमाल होता है। तो इसलिए ये एक पायलट प्लांट जो है वो लगाया गया है पुणे, महाराष्ट्र में। शायद कुछ बच्चों ने जवाब दिया भी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, तो महाराष्ट्र के पुणे में थर्मेक्स लिमिटेड ने, याद रखना यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थर्मेक्स लिमिटेड ने, बिल्कुल 1+ टैब गो, ने पहले CO2 से मैथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रख दी है। अब इसकी जो क्षमता होगी वो 1.4 टन प्रतिदिन होगी, यानी ये जो है TPD है ना, टन पर डे। तो एक पॉइंट ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। थर्मेक्स लिमिटेड, बहुत बढ़िया। और ये कार्बन कटौती और रूपांतरण प्रौद्योगिकी में एक अग्रणी प्रिया, अगर हमने ऐसा कर लिया तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रॉब्लम है वो हम लगभग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल में, ईंधन में मतलब डेवलप कर लिया, तो इट विल बी मतलब वरदान होगा हमारे लिए। ठीक है, तो इस परियोजना को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और थर्मेक्स लिमिटेड के बीच PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। तो याद रखना, इसमें IIT दिल्ली जो है वो हेल्प कर रही है बहुत बहुत, कि भाई पूछा जा सकता है कि वो पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र पुणे में जो देश का पहला, क्वेश्चन सुनना, मैंने कहा महाराष्ट्र पुणे में जो देश का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मिथनॉल बनाने का जो पायलट प्लांट लगाया जा रहा है, वो किस किस की पार्टनरशिप में लगाया जा रहा है? तो IIT दिल्ली और थर्मेक्स लिमिटेड, IIT दिल्ली और थर्मेक्स लिमिटेड याद रखना है। ठीक है, और इसे केंद्रीय विज्ञान और
प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जो डीएसटी हमारा है ना, जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा समर्थित किया जा रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल, भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसने पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत का पहला बैंक होगा जिसने पीएसीएफ पर हस्ताक्षर किए हैं, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो साइन हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग कार्तिक, ब्लेस गैमरसी, गुड मॉर्निंग। तो ये इसका सही आंसर क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, ये है क्या एक्चुअली, इसके बारे में यदि हम बात करें, बिल्कुल संजय जी ने, माया जी ने, मुझे लगता है कि अभी जो है वो विद्यार्थी ज़्यादा शायद अभी जुड़े नहीं है हमारे साथ, है ना, और जुड़ जाएं। क्लास को आप जो है वो और ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, है ना, जितना ज़्यादा आप जुड़ सकते हैं उतना ज़्यादा जुड़ जाइए। मैंने कहा क्लास को आप प्लीज़ जल्दी से जो है वो बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अभी शायद क्लास जो है वो अभी तक शेयर ढंग से नहीं हुई है। चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सही है ना। चलिए, आपकी क्लास लेने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बढ़ना ही है भाई, हम इसीलिए हैं यहाँ पर। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक होगा, याद रखना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक होगा जिसने पीएसीएफ पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये कदम जो है वो जलवायु जोखिम प्रबंधन और जलवायु से जुड़े जोखिम जो डिस्क्लोजर होते हैं उस पर आरबीआई द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके अनुरूप है। जलवायु मतलब बहुत लगभग 30 वर्ष से अधिक के समय पर एक जो मौसम बन जाता है उसे जलवायु के रूप में हमें पता है कि हम जानते हैं। तो इसके अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो जलवायु जोखिम से बचने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो है एक एक जो है वो पीसीएएफ बनाया गया, जिस पर हस्ताक्षर करने वाला सबसे पहला जो बैंक है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी जो शुरुआत है मैं कहूँ तो 2015 में नीदरलैंड से हुई थी। ठीक है, और 14 वित्तीय संस्थानों के द्वारा एशियन बैंक के नेतृत्व में ये की गई थी। जो एएसएन आपका बैंक है, जो एएसएन आपका बैंक है, वो बैंक जो है वो कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। तो एएसएन के नेतृत्व में जो है ये हुई है। ये पहल पेरिस समझौते के लिए जो वित्तीय आयोग था उसकी पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिए है कि भी किस तरीके से क्या काम करना है। चलिए एक और क्वेश्चन इंडेक्स और रिपोर्ट से आपके सामने, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं आज के क्वेश्चन में से मुझे लगता है ये वाला नहीं तो राजस्थान वाला जो सेगमेंट हम करेंगे वहां से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। चलिए, वैश्विक नवाचार सूची आ गई है आपके सामने। वैश्विक नवाचार सूची, नवाचार की जब हम बात करते हैं, मैंने कहा किसी उत्पाद, किसी प्रक्रिया को नए तरीके से करना, उसके बारे में नए तरीके से सोचना कि और उसमें क्या बेहतर हो सकता है, वो नवाचार कहलाता है। सारी चीजें जो ऑलरेडी है ही। तो इसमें पूछ रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों के बारे में जो है वो चर्चा करिए। ठीक है, तो यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। भारत 38.3 स्कोर के साथ 42वें स्थान पर है। तो बताएं 42वें स्थान पर है, ये क्या है, सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है। बहुत बढ़िया, आप समझ गए हो हमारी ट्रिक। हाँ, अब आप बिल्कुल समझ गए हो हमारी ट्रिक कि मैडम जो है वो इस तरीके से क्या करती है, हमें उलझा देती है। तो पहले ही आप समझ जाते हो कि नहीं भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे। तो याद रखना बिल्कुल सही है। ये जो नवाचार वाला सूचकांक है वो आपका है ना WIPO द्वारा यानी विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है उसके द्वारा जारी किया जाता है। ये भी सही है कि भारत का स्कोर इसमें 38.3 है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि भारत की रैंक इसमें 42 है। भारत की रैंक जो है वो इसमें 42 नहीं है, भारत की रैंक इसमें क्या है? 39 है। तो केवल पहला जो है वो सही है। तो मैंने कहा भारत की रैंक जो है इसमें 39 है, इसलिए ये आपका दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। चलिए, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक की यदि मैं बात करूं तो ये बिल्कुल सही WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान नवाचार करने पर, है ना, नई नई चीजों के बारे में सोचने पर, नया नया कार्य करने पर, है ना, नई नई इंडस्ट्री लगाने पर जो है, यदि उसकी बात करूं तो उसके अंतर्गत जो है स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा
सोचता है, सोचने वाला काम करता है, तो इसलिए जो है ये स्विट्ज़रलैंड का पहला स्थान है। अंतिम स्थान अंगोला का है और भारत का स्थान जो है वो 39th है। भारत को 38.3 स्कोर जो है वो प्राप्त हुआ है। इससे पहले भारत 20वें स्थान 40वें स्थान पर था। अब 1 रैंक का सुधार जो है भारत के स्थान में हुआ है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि वैश्विक नवाचार सूची में भारत का स्थान कौन-सा है? भैया बता दोगे 39। भारत के कितने अंक हैं वैश्विक नवाचार सूची में? तो हमें पता है 38.3। उसके बाद भारत ने कितने अंकों का सुधार किया है पिछले साल की अपेक्षा? तो 1 रैंक का सुधार जो है वो किया है। 1 रैंक का 2023 में 40 था, अभी 2024 में 39th रैंक जो है वो हो गई है। तो 1 रैंक का सुधार है। अच्छा, नंबर 1 पर कौन है वैश्विक नवाचार सूची में? तो स्विट्ज़रलैंड है। अच्छा, लास्ट में कौन है? अंगोला है। कौन जारी करता है? WIPO जो है वो इसको जारी करता है। वैश्विक बौद्धिक संपदा जो संगठन है वो इसको जारी करती है। तो इससे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपके सामने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लैपटॉप पर है ना, या आपके फोन पर। चलिए क्लास को शेयर करिए और ज़्यादा, है ना, और ज़्यादा आप अपना स्टेटस लगा सकते हैं, क्लास को शेयर कर सकते हैं। तो थिंक टैंक लॉबी इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा एशिया पावर इंडेक्स 2024 जारी किया गया है कि एशिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। इसका मतलब क्या हुआ? पावरफुल कौन है मतलब किसके पास जो है वो शक्तियां ज्यादा हैं। किस प्रकार की शक्तियां ज्यादा हैं यदि मैं बात करूं, मतलब यदि देश, कोई ऐसा देश जिसके लीडर की बहुत ज्यादा चलती है ना, या कहना चाहिए कि वैश्विक परिदृश्य में उसका जो लीडर है वो अपनी बातों को मनवाने की क्षमता रखता है, शक्ति रखता है। तो आप देखेंगे कि अगर मैं भारत की बात करूं तो इंडियन सोलर अलायंस जो है वो भारत की देन है और इसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है? पहला एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय भारत में है। तो ये क्या है? भारत की पावर को बता रहा है ना। इसके बाद मैं योग की बात करूं, विश्व योग दिवस किसने दिया? भारत के द्वारा दिया गया, विश्व को दिया गया तोहफा है। तो ऐसे में भारत की पावर जो है, यानी भारत की बात को माना जा रहा है, सुना जा रहा है, भारत की पावर जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो इसीलिए एशिया पावर इंडेक्स की यदि मैं बात करूं तो भारत का कौन सा स्थान है? याद रखिएगा, भारत का तीसरा स्थान इसमें है। भारत बहुत अच्छा एशिया में कर रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ये जो एशिया पावर इंडेक्स जारी करने वाली जो संस्था है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित थिंक टैंक लॉबी इंस्टीट्यूट ने इसे जारी किया है, जो कि कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में भी सिडनी पर है, ठीक है। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका तो नंबर 1 पर रहा है और चीन नंबर 2 पे रहा है और भारत नंबर 3 पे रहा है। तो फर्स्ट रैंक तो ऑब्वियसली यूएसए होगी, तभी तो उसे वर्ल्ड पावर बोलते हैं। दूसरा हमें पता है चाइना की पावर तो भाई कौन नहीं जानता। और उसके बाद आ गया हमारा भारत। तो भारत भी जो है वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 3 पर है, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। बिल्कुल, आज फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, 21 दिसंबर। हाँ, कहते हैं कि 21 दिसंबर को सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन। यस, भारत का स्कोर इसमें 39.1 रहा है और भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। यह इंडेक्स जो है वो 27 देशों और उन क्षेत्रों की विदेश नीति पर निर्भर करती है। तो सबसे पहला स्थान मैंने कहा अमेरिका का है, हमें पता है वर्ल्ड पावर है, वर्ल्ड पावर अमेरिका। दूसरा चाइना का है। भारत का जो है वो 39.1 अंक के साथ भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। इसे कौन जारी करता है? लॉबी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स जो है जारी करता है। आप खुद सोचिए, अब जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस भारत के बाद है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसका जवाब मेरे हिसाब से आज के जो हम क्वेश्चन लाए हैं, बिल्कुल लाइब्रेरी टाइम हो गया है श्री गंगानगर। भैया लाइब्रेरी में वो एक बहुत अच्छा मीम चल रहा है ना कि लाइब्रेरी में हम बैठे हैं तो हमको बेरोजगार समझे क्या? हाँ, लाइब्रेरी में हम बैठे हैं तो हमको बेरोजगार समझे क्या? हाँ, जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तब तक झुकेगा नहीं साला। हाँ, चलो तो झुकना नहीं है जब तक सरकारी नौकरी ना लग जाए, बिल्कुल मेहनत करते रहनी है, पढ़ते रहना है। एजुकेटर फ्रॉम बारमेर। चलिए, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी व्यवसाय केंद्रित सुधारों
और नागरिक केंद्रित सुधारों की रैंकिंग में पहले स्थान पर देश में कौन है, जिसने व्यवसाय के लिए भी क्या किया है, सुधार किया व्यवसाय की दृष्टि से। वहां पर बहुत जल्दी जो है हर तरीके के जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है बड़ा आराम से सॉल्व हो जाती हैं। और ऐसे ही नागरिकों से रिलेटेड जो कोई प्रॉब्लम होती है वो भी, जैसे सिंगल विंडो सिस्टम के लिए काम करना इत्यादि। इसकी पीडीएफ जो है आपको समय के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि नंबर 1 स्थान पर, तो हमें पता है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर, केरल में। तो सबसे ज्यादा नागरिक ओरिएंटेड और बिजनेस ओरिएंटेड लोग कहाँ पर, केरल में। तो केरल को क्या मिला है, इसमें नंबर 1 रैंक जो है वो केरल को प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये किसने निकाली है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये जारी की गई है। और देश में केरल जो है वो पहले स्थान पर रहा है। व्यापार केंद्रित सुधारों की बात करूं तो उन्होंने व्यवसाय के लिए जो उपयोगिता या परमिट की सुविधा, करों के भुगतान को बहुत इजी किया है। इसी के साथ केरल ने कुछ प्रमुख 7 नागरिक सुधार भी किए हैं, जिसमें वो ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम है, वहां पर शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आसानी से प्रमाण पत्र मिल जाते हैं। ठीक है, राजस्व विभाग के द्वारा जल्दी से प्रमाण पत्र, उपयोगिता परमिट बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जो पीडीएस है वो भी बहुत अच्छा इसमें काम करिए। परिवहन क्षेत्र में इन्होंने सुधार किया और रोजगार कार्यालय को बहुत अच्छे से चलाया जाता है। इससे जो केरल है वो नंबर 1 पर है। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, तो भारत के किस राज्य ने वित्त वर्ष 23-24 में वास्तविक जीएसडीपी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। वास्तविक रियल जी, है ना, आपको पता होगा एक तो होता है रियल जीडीपी और ये कह रहा है रियल जीएसडीपी, है ना, जीएसडीपी। चलो ये कह रहा है रियल जीएसडीपी, तो ये कह रहा है रियल जीएसडीपी में सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी हुई है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, तो एक तो होता है आपका रियल, एक तो आपकी रियल जीडीपी होती है, एक आपका नॉमिनल जीडीपी होता है। हम सबको पता है एक आपका नॉमिनल जीडीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी मुख्यतः महंगाई को बताता है ना, कि हमारे देश में कितनी महंगाई बढ़ी है। ठीक है, और इसमें जो है प्रचलित वर्ष की कीमतें ली जाती हैं। हम सबको पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत प्रचलित वर्ष की कीमतें ली जाती हैं। और जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो रियल जीडीपी जो होता है वो वास्तविक आर्थिक वृद्धि को बताता है कि किसी भी व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, है ना, बिल्कुल किसी, ये वास्तविक आर्थिक वृद्धि को बताता है कि किसी भी व्यवस्था में कितनी वास्तविक वृद्धि हुई है। ठीक है, और ये जो रियल जीडीपी है वो आधार वर्ष पर जारी की जाती है। हमें ये भी पता होना चाहिए आधार वर्ष पर, और हमारा आधार वर्ष क्या है जीडीपी के लिए, 2011-12। ठीक है, तो ये आधार वर्ष पर, और ये वास्तविक आर्थिक वृद्धि को बताती है। तो ये रियल जीडीपी या रियल जीएसडीपी की बात कर रहा है। जीएसडीपी की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है जीएसडीपी का मतलब क्या है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, ग्रॉस, ठीक है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी बात करता है ये। तो ये बता रहा है, स्टेट की बात हो रही तो स्टेट की बात होगी। तो क्वेश्चन सीधा सा है कि भारत के किस राज्य ने वित्त वर्ष 2023-24 में जो रियल जीएसडीपी है उसमें जो है सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किया। अच्छा, राजस्थान की जीएसडीपी ग्रोथ रेट कितनी है बताएं। राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान की, है ना, जीएसडीपी ग्रोथ रेट कितनी है बताएं, है ना। हम सबको पता है कि राजस्थान की जीएसडीपी ग्रोथ रेट है 8.03%। किस पर, रियल, है ना, रियल, या फिर आधार वर्ष की कीमतों पर, है ना, आधार वर्ष की कीमतों पर। हम सबको पता है। तो राजस्थान का, नहीं जी, हम जीएसडीपी ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आपने अभी पढ़ा नहीं है सर, आधार वर्ष की बात कर रहे हैं, आधार वर्ष पर रियल जीएसडीपी की बात करें। आपने जो 12.56 बताया वो प्रचलित कीमतों पर बताया अशोक जी, प्रचलित कीमतों पर आपने बताया है। तो इसमें सही आंसर क्या है, यदि हम बात करेंगे तो सही आंसर देखिए इसमें, है ना, सही आंसर की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा तेलंगाना है, उसके बाद तमिलनाडु है और उसके बाद राजस्थान है। तो तेलंगाना, अच्छा सबसे अधिक वृद्धि पूछिए, तेलंगाना के द्वारा सबसे अधिक रियल जीएसडीपी ग्रोथ जो है वो आई है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम जो आपका मॉस्पी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्लानिंग
इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जो जारी किए गए अनुमान है उसका तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान ने जो है सबसे ज़्यादा जीएसडीपी ग्रोथ रेट जो है वो लेकर आई है। अगर मैं बात करूँ तेलंगाना की, तो तेलंगाना की 9.2, ये आधार वर्ष पर है, याद रखना आधार वर्ष पर है, ठीक है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो 8.2%, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 8.3%। ये आपको याद रहनी चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पर तेलंगाना है, नंबर 2 पर तमिलनाडु है, नंबर 3 पर जो है वो राजस्थान है। तेलंगाना की जो जीएसडीपी ग्रोथ रेट है 9.2% है आधार वर्ष पर। तमिलनाडु की जो ग्रोथ रेट है वो 8.2% है आधार वर्ष पर। इसी के साथ राजस्थान की 8.03% है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जो रही है वो तेलंगाना की रही है। अच्छा, तो भारत की ग्रोथ रेट कितनी है? भारत की इसमें दे भी रखी है। भारत की जो हमारी राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर है वो 8.2 है। जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है ना इंडिया की, वो कितनी है? 8.2%, याद रखना। और राजस्थान की 8.03%, याद रखना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का। देखो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। तो राजस्थान की ग्रोथ रेट है ना आधार वर्ष पर या स्थिर कीमतों पर 8.03, भारत की ग्रोथ रेट स्थिर कीमतों पर 8.2%, ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल, इसको भूलना नहीं है। गुड मॉर्निंग महेंद्र राजा जी। टाइम मैगजीन की 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में कुछ भारतीय लोग शामिल किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? इस तरीके का क्वेश्चन आपका आरएएस प्रीलिम्स 2000, मैंने कहा इस तरीके का क्वेश्चन आपका आरएएस प्रीलिम्स 2023 वाला जो हुआ था उसमें पूछा गया था। इसमें टाइम मैगजीन के अंतर्गत उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। बहुत बढ़िया, है ना। तो याद रखना मोदी जी इसमें शामिल नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले में। एक तो अनिल कपूर, आपको पता है अनिल कपूर जी का एक डायलॉग था झक्कास, कौन सा था? झक्कास। तो उसके ऊपर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो झक्कास के साथ मतलब वो किया जा रहा था, कुछ गड़बड़ की जा रही थी या अनिल कपूर जी को वो पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने उसके लिए जो है वो कहा था कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसका कॉपीराइट में करवाऊंगा ये सारी चीजें। तो इसीलिए उनको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में डाला गया। इसी के साथ साथ अश्वनी वैष्णव जी को डाला गया है, नंदन नीलेकणी को जो है वो डाला गया है। यानी दूसरा, तीसरा, चौथा जो है वो इसमें सही आंसर है। बिल्कुल डी जो है सही आंसर इसमें है। पहला नहीं है सर, नरेंद्र मोदी जी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं ना हम, उसके तहत सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नहीं शामिल किया गया, याद रखना है, भूलना नहीं है। दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। देखो AAN याद कर लो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो अनिल कपूर हो गया, अश्वनी वैष्णव जी हो गए, और नंदन नीलेकणी जी हो गए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में AAN, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में AAN, है ना अनिल जी, ठीक है बिल्कुल। नीचे और भी ऑप्शन दे रखे हैं क्या? नहीं जी यही है। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है मैं हमेशा कहती हूँ, और कहीं ना कहीं कल भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से थे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में 3 भारतीयों को जगह मिली है। कौन कौन है? अनिल कपूर, अश्वनी वैष्णव जी, और इसके साथ नंदन नीलेकणी जी, ठीक है। तो इसमें आईटी मंत्री हैं हमारे अश्वनी वैष्णव जी, उनको शामिल किया गया है। अभिनेता अनिल कपूर जी को शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ हमें पता है इन्फोसिस के जो सह संस्थापक थे नंदन नीलेकणी, उनको शामिल किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन आपकी कथन में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर भारतीय मूल की बात कहूँ तो भारतीय मूल के काफी सारे लोग जो है इस सूची में शामिल हुए हैं, ठीक है। मिस्टर इंडिया है ना, सही बात है। तो टाइम मैगजीन की सूची में भारतीय मूल के लोगों में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया की प्रमुख हैं कलिका बाली, है ना। तो ये याद रखना, क्वेश्चन वो पूछेगा कि वो भारतीय मूल का पूछ रहा है या भारत से पूछ रहा है। भारतीय मूल के तो 3 है, बाकी का भारतीय तो 3 है, भारतीय मूल के अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं, जिसमें से एक कलिका बाली है, अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, और इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। तो इन तीनों को भी शामिल किया गया है, कलिका बाली जी, सुंदर पिचई जी और सत्य नडेला जी। इसके अलावा अन्य लोग भी इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है, जैसे कि अमेजन इत्यादि। तो यदि ये पूछें कि भारतीय मूल के कितने लोग हैं,
तो हमें पता है कि सुंदर पिचई भारतीय मूल के हैं, कलिका बाली भारतीय मूल की हैं और सत्य नडेला जो हैं वो भारतीय मूल की हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत से कितने लोग हैं जो एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत जो है वो शामिल हुए हैं, तो उसमें आपको याद रखना है अनिल कपूर जी, नंदन नीलेकणी जी और इसी के साथ-साथ आपके जो आईटी के हैं अश्विनी वैष्णव जी शामिल हुए हैं। तो ये तीनों अलग-अलग है, कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे आप, बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है वो इसको आप याद रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है, मार्क लगा के रखिएगा, मार्क लगा के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है जिसे जीआई टैग मिला है? जीआई टैग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आंसर नहीं आए हैं, हाँ, आंसर कुछ कुछ लोग के आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल और भी आंसर दें, और भी लोग जुड़े हैं इससे, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीआई टैग क्या होता है? भौगोलिक परिस्थितियों, जहाँ भौगोलिक परिस्थिति की जब हम बात करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जब वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है उसकी विशेषताएं उसमें शामिल होती हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तंजावुर बीना इज द करेक्ट आंसर। तंजावुर बीना शायद कुछ बच्चों ने दिया भी था, इज द करेक्ट आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ये पर्टिकुलर जहाँ पर बनाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड है जीआई टैग, बिल्कुल सही बात है ना 10 वर्ष, बिल्कुल सही है। मतलब वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में ही ये उसको सुरक्षित रखने के लिए जो है वो दिया जाता है। अच्छा, राजस्थान से जीआई टैग की यदि मैं बात करूँ तो बीकानेरी भुजिया, क्या बात है, खाई होगी है ना? वैसे भी सर्दियों में तो वैसे भी अपन बीकानेरी भुजिया इत्यादि खाते हैं, अपने को अच्छी लगती है। चलिए, तंजावुर बीड़ा जो यदि मैं बात करूँ तो देश का पहला ऐसा संगीत वाद्य यंत्र हो गया है जिसे जीआई टैग जो है वो मिला है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर की यदि मैं बात करूं तो वो इसको मिला है। आंध्र प्रदेश की बौबल्ली बीणा को भी जीआई टैग दिया गया है। हमें देश की यदि हम बात करें तो भौगोलिक संकेतक मिला है, पहली संगीत बात है तंजावुर बीड़ा, देखो इस तरीके की है तंजावुर बीड़ा, बीणा रखी हुई है और ये यहाँ पर इस तरीके से ये बजाई जाती है ना, तो हमें पता होना चाहिए बिल्कुल। वीणा के वैसे 4 प्रकार होते हैं, एक तो रुद्र वीणा होती है, विचित्र वीणा होती है जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इसी के साथ-साथ सरस्वती वीणा होती है और चित्रा वीणा होती है जो कि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उपयोग में ली जाती है। ठीक है, और तंजावुर एकमात्र स्थान है जहाँ पर सरस्वती वीणा बनाई जाती है। तो एक तरीके से सरस्वती वीणा जो है, इसे हम सरस्वती वीणा कहेंगे जो कि तंजावुर नामक स्थान पर बनाई जाती है। उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये जीआई टैग दिया गया है कि इसी पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र में बिल्कुल ये बनाई जाएगी और बहुत ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सही आंसर क्या है? तंजावुर वीणा। और ये कहाँ पर है? तंजावुर नामक स्थान पर। और ये कौन सी वीणा है? सरस्वती वीणा। याद रखना, सरस्वती वीणा, तंजावुर नामक स्थान, सबसे पहली जो है संगीत वाद्य यंत्र जिसको जीआई टैग मिला है। बिल्कुल, मोहन बीड़ा राजस्थान एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते, तभी तो मैंने इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो मार्क किया है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी। चलिए एक और, अब हम राजस्थान परिदृश्य की बात करेंगे। अब इसमें आपको बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, चलिए तो सब लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, नवगठित 17 जिलों व 3 संभागों की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमिटी समिति का अध्यक्ष कौन है? बताएं। चर्चा में है ये, क्योंकि इनको अभी जो है वो चेंज किया गया है। ये चर्चा में है क्योंकि इनको अभी जो है वो चेंज किया गया है। मदन दिलावर जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, कैलाश मेघवाल जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर। आराध्या, अंजलि, तुलसी, टारगेट, बहुत बढ़िया, मदन दिलावर जी, है ना? तो अभी आपको पता है कि पहले हमारे 33 जिले थे, अभी 50 जिले हो गए हैं, यानी 17 जिले एक्स्ट्रा उसमें जुड़े हैं। इसी के साथ साथ 3 नए जो हैं वो हमारे संभाग भी बने। पहले 7 संभाग थे, अब 10 संभाग हो गए। तो इनकी समीक्षा करने के लिए कि भाई ये सही है या नहीं, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ा काम है, तो उसके लिए जो है वो समिति गठित की गई है। और उसके लिए जो है मदन दिलावर जी को क्या बनाया गया है? इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ये जो है, इन्होंने जो है वो दूदू के जो विधायक थे, उप मुख्यमंत्री जो हमारे रहे थे प्रेमचंद बैरवा जी, उनका स्थान लिया है। पहले इसके जो अध्यक्ष थे, जो इन 17 जिलों का और जो 3 संभाग नए बनाए गए हैं उनके बारे में और ज़्यादा
समीक्षा कर रहे थे, वो पहले थे आपके प्रेमचंद बैरवा जी। प्रेमचंद बैरवा जी के स्थान पर जो हैं, वो आए हैं हमारे दिलावर जी, मदन दिलावर जी। तो बिल्कुल सही है, ललित के पवार समिति की सिफारिश पर 50 जिले हुए। फिर इन जिलों की समीक्षा के लिए प्रेमचंद बैरवा जी को अध्यक्ष बनाया गया, एक समिति बनी। उसके बाद अब प्रेमचंद बैरवा जी की जगह जो है, वो मैंने कहा कि जो है वो मदन दिलावर जी को लाया गया है। तो तीनों चीज़ें हमने देखी। पहला हमने देखा कि सबसे पहले जो ललित के पवार, बिल्कुल ललित के पवार जो समिति आई थी, उस समिति के ही मतलब उस समिति की सिफारिश पर ही हम 33 से 50 जिले पर आ गए थे और 7 से 10 संभाग पर आ गए थे। अब ये सही काम हुआ है कि नहीं, हमने 50 जिले बना दिए, सही बने कि नहीं बने, 10 संभाग सही हैं या नहीं है, इसकी समीक्षा के लिए हमने एक समिति गठित की और इस समिति की इसकी समीक्षा के लिए मैंने कहा एक समिति गठित की। इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया, पहले हमने बनाया प्रेमचंद बैरवा जी को, प्रेमचंद बैरवा जी को। अब उनके स्थान पर अब हमारे इस समिति के नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम क्या है, मदन दिलावर जी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो हो सकता है। तो इसमें ना किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, तीनों क्वेश्चन मान लीजिए कथन में तीनों चीजें उसने पूछ ली, तीनों चीजें कथन में पूछनी तो तीनों है। किस अगर वो सीधा पूछे किसकी किसकी सिफारिश पर 50 जिले और 10 संभाग बने हैं, तो ललित के पवार समिति। वो पूछे कि इसकी समीक्षा के लिए कौन सी समिति आई है, उसके अध्यक्ष कौन है, मदन दिलावर जी। पहले कौन थे, तो याद रखना है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये भी इस सब कमेटी के सदस्य कौन हैं, ये भी याद रखना है। यहाँ से भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा ही गर्म मुद्दा ये है। तो इसके राज्यवर्धन राठौर जी उद्योग मंत्री हैं, वो इसके सदस्य रहेंगे। कन्हैया लाल जी समिति के अध्यक्ष हैं, जो कि जलदाय मंत्री हैं। हेमंत मीणा जी जो जलदाय राजस्व मंत्री हैं, वो इस कमेटी के सदस्य रहेंगे। सुरेश सिंह रावत जी जो कि जल संसाधन मंत्री हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो इस समिति के जो है वो अध्यक्ष रहेंगे। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सचिव भी सब कमेटी के सदस्य जो है वो होंगे। ठीक है, तो ये इस 5 इसके अध्यक्ष कौन है, मदन दिलावर जी। इसके अलावा 5 इसके सदस्य भी हैं, वो भी आप याद रखना, है ना। ठीक है, चलिए अब राजस्थान की किस स्क्वाड्रन लीडर ने तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव प्राप्त किया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से राजस्थान की कौन सी है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बताए। ठीक है, हाँ जी, कौन है, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप, मोहना सिंह जी। ये राजस्थान की किस स्क्वाड्रन लीडर ने तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव प्राप्त किया है। ठीक है, मोहना सिंह इज दी करेक्ट आंसर। संजय चौधरी, सब लोग जो है बहुत सही आंसर बता रहे हैं। तो मोहिना सिंह है। ठीक है, ये तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बनी है। इन्होंने 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड में ये शामिल हो गई है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस स्क्वाड्रन में ये, हाँ, अरे भाई इसमें लड़ने की बात नहीं है, जो हम बता रहे हैं ना उसके ऊपर आप भरोसा रखिए। ठीक है सही है सही है सही है, चलो ठीक है। तो 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में जो है वो शामिल हो गई हैं जोधपुर में। मैं क्या कोशिश ये कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा अपने टॉपिक से अपन भटके नहीं। ठीक है, तो जोधपुर में तरंग शक्ति अभ्यास हुआ था, आपको पता है जोधपुर में तरंग शक्ति अभ्यास का सेकंड चरण हुआ था, बिल्कुल। उसके दौरान जो है इन्होंने जो तेजस लड़ाकू विमान है उससे इन्होंने उड़ान भरी थी। और मोहना जो है वो झुंझुनू के उदयपुर बाटी के पापड़ा गांव की हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, याद रखना, ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस जिले से जो है वो बिलोंग करती है। झुंझुनू, हाँ बाद में चेंज हो गई थी समिति। मैं जो हूँ इसमें बहुत ज्यादा जो है मैं आउट ऑफ द टॉपिक जाके नहीं कराना चाह रही थी, बस मैं छोटी मोटी चीजें बता रही थी कि अगर इस तरीके से करंट अफेयर्स में आ जाए, वरना मैं पूरी समिति पढ़ाने लग जाऊंगी तो समय लग जाएगा। पूरे 17 जिले और 3 संभाग की यदि मैं बात करने लग जाऊंगी कि बांसवाड़ा है तो बहुत समय लग जाएगा। चलिए, मोहना सिंह भावना कांत और अवनी चतुर्वेदी के साथ वर्ष 2016 में भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। तो अवनी चतुर्वेदी और भावना कांत के साथ, तो हमें जो बेसिकली चीजें याद रखनी है वो याद रखनी है। एक तो ये मोहना सिंह जी जो है वो तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर और 18वीं जो फ्लाइंग बुलेट्स है वो स्क्वाड्रन उन्होंने जो है वो मतलब उसमें ये शामिल हुई हैं। इसी के साथ साथ तरंग शक्ति की जो सेकंड अभ्यास जोधपुर में हुआ था उसमें इन्होंने अपना तैयार किया था। चलिए,
एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग की यदि मैं बात करूं तो उसमें सुधार के लिए और विभिन्न आयोगों का अध्ययन कर रिपोर्ट देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? वासुदेव देवनानी जी को, अशोक गहलोत जी को, कैलाश मेघवाल जी को, सतीश पूनिया जी को। आरपीएससी कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में है बताएं? थोड़ा सा अपन देख लेते हैं क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नहीं जी, एक ने शायद सही आंसर दिया था अभी, है ना? हाँ, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315 में। बहुत बढ़िया। चलिए, आया नहीं है आंसर लेकिन मैंने खुद नहीं दे दिया, ठीक है? जिसमें ये कहा गया है कि आरपीसी का जो गठन है किया जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वासुदेव देवनानी। तो हमें पता है इनको ये कहा गया है कि आप हरियाणा और अन्य जो पीसीए मतलब जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका अध्ययन कीजिए, और ये कह रहे हैं कि ठीक है हम अध्ययन करेंगे, और हमें ऐसा लगता है कि आरपीएससी में जो कुछ सुधार की आवश्यकता है उसमें कुछ और अधिक सदस्यों को बढ़ाया जाना चाहिए, तो उसके ऊपर भी इसमें काम किया जा रहा है। गिरधारी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अनुच्छेद 315 में जो है वो आपका आरपीएससी है। तो वासुदेव देवनानी जी की यदि मैं बात करूं तो मैंने कहा कि जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं उनको ये कहा गया है कि आप हरियाणा लोकसभा आयोग की जो संवैधानिक दृष्टि से अध्ययन करें और बताएं कि इस आरपीएससी का और किस प्रकार से, और सच में मुझे भी लगता है आरपीएससी के पुनर्गठन की आवश्यकता आन पड़ी है। जिस तरीके से हमने एसआई 2021 वाली मतलब प्रॉब्लम्स देखी कि उसमें किस तरीके से जो है आरपीएससी के मेंबर्स ही जो हैं उसमें इन्वॉल्व रहे, इसी के साथ जो है और बहुत सारी, बिल्कुल, और बहुत सारी जो घटनाएं हैं या क्वेश्चन पेपर ईओआरओ का आपको पता है रद्द हो ही गया। तो इस तरीके की जो मतलब समस्याएं जो हमने देखी, तो मुझे लगता है बिल्कुल इसके पुनर्गठन की आवश्यकता है, और इसमें सदस्यों को लेकर और क्या अच्छा किया जा सकता है, उनके लिए क्या कैलिबर और होना चाहिए, मुझे लगता है उसके ऊपर भी काम किए जाने की आवश्यकता है कि आप जो भी सदस्य आरपीएससी का बना रहे हैं, उनका कुछ एक नैतिक और उनकी नैतिक जवाबदेही जो है वो तय की जानी चाहिए। इसके उनके लिए जो है वो कुछ कुछ पैरामीटर्स तो डिसाइड करो कि इन पैरामीटर्स पर ही आपको जो है आरपीएससी का सदस्य बनाया जाएगा। वो पैरामीटर सच में ऐसे होने चाहिए जो है जो एक बेहतर इंसान को जो है वो शामिल करें। बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए राजस्थान से किसे नेशनल पृथ्वी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पर्सनैलिटी, चर्चित व्यक्तित्व में से ये क्वेश्चन आया है। नीता उपाध्याय जी को, सविता चौहान जी को, कुमारी रानी या शीतल शर्मा जी को? तो हाँ जी, आरपीएससी के सदस्यों ने तो वो बात सच कर दी, बाढ़ ही खेत को खाती है। बिल्कुल सही बात है, क्या करें? तभी तो हमने कहा ना, मैंने कहा मेरा तो सिर्फ इतना है कि जो सदस्य है ना, उनके लिए कुछ नैतिक मॉरल जो पैरामीटर्स हैं वो डिसाइड कर दो, और उनके उनमें जब उनकी वो आरपीएससी के सदस्य बने तो उनका कैलिबर उस लेवल का होना चाहिए कि वो जब सदस्य बने तो मूल्य, नैतिकता इत्यादि की वो का केवल बातें ही ना करें, बल्कि उनमें नैतिकता एक्चुअली में होनी चाहिए। चलो, इसका सही आंसर है नीता उपाध्याय। तो नेशनल पृथ्वी अवार्ड मिला है, किसको मिला है? नीता उपाध्याय जी को। नेशनल पृथ्वी अवार्ड मिला है नीता उपाध्याय जी को, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए जयपुर की ओरियन ग्रीन संस्था है, उसकी चेयरपर्सन है नीता उपाध्याय। तो याद रखना कि इनकी संस्था का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इनको नेशनल पृथ्वी अवार्ड जो है वो दिया गया है, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निकिता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ये सम्मान उनको दिल्ली में जो दिया गया वो पर्यावरण मंत्रालय व ईएससी रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो नीता उपाध्याय जिनको नेशनल पृथ्वी अवार्ड मिला, ये कहाँ पर दिया गया? दिल्ली में, और दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय और ईएससी जो रिसर्च फाउंडेशन है उनके द्वारा दिया गया था। अब नीता उपाध्याय जो है उनकी संस्था का क्या नाम है? उनकी संस्था का नाम है ओरियन ग्रीन संस्था, ओरियन ग्रीन संस्था, और ये जयपुर की है, याद रखना है, ये जयपुर की है, हमें याद रखना है। चलिए, एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लिनिकल नर्स श्रेणी में राजस्थान से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसका जवाब देंगे, ये मुझे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा लग रहा है। हाँ जी, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। राधेलाल शर्मा जी को, सविता देवी को, कुमारी शारदा जी को, संगीता विष्ट को। तो याद रखना,
बच्चे सही भी जवाब दे रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि ये मुझे थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट लग रहा है, राधेलाल शर्मा जी। अच्छा, नाइटिंगेल पुरस्कार की यदि मैं बात करूँ तो आपको पता है कुछ 1820 के आस-पास की बात है, जब एक कहते हैं कि एक नर्स, एक महिला जो थी, उन्होंने वो मतलब बहुत अच्छा जो है वो काम किया था, और विशेषकर युद्ध में जब हमने बात करें तो युद्ध में जो सैनिक थे, सैनिकों को जो है बहुत प्राथमिक ट्रीटमेंट इन्होंने दिया। इनको लैंप के द्वारा ये जो है वो सैनिक छावनियों में जाकर और जो शरण गृह थे उनमें जाकर जो है वो मतलब सेवाएँ कर रही थी वहाँ के सैनिकों की, तो उन्हीं के नाम पर नाइटिंगेल अवार्ड जो है इनको मतलब इन्हीं के नाम पर ये नाइटिंगेल अवार्ड जो है मिला है। तो नर्सिंग के क्षेत्र में जो पुरुष या महिलाएँ बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है हर वर्ष, ठीक है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ये अवार्ड दिया है, राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार। ये राजस्थान से यदि मैं बात करूँ तो वैसे देश भर से 15 लोगों को मिला है, जिसमें से राजस्थान से राधेलाल शर्मा जी को मिला है। ये राधेलाल शर्मा जी हैं, वो वरिष्ठ नागरिक नर्सिंग अधिकारी हैं, ट्रॉमा सेंटर एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में। उनको क्लिनिकल नर्स श्रेणी में राष्ट्रीय पति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है वो दिया है। मैंने कहा फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हैं, वो एक नर्स थी, एक महिला थी, जिन्होंने सैनिक छावनियों में जो है वो जाकर सैनिकों के लिए बहुत जो है वो उनकी सेवा करी, प्राथमिक उपचार किया था, तो उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है, ठीक है? 2024 से तो इनको किस श्रेणी में मिला है? क्लिनिकल नर्स श्रेणी में मिला है, ये याद रखना। इनको क्लिनिकल नर्स श्रेणी में जो है ये अवार्ड मिला है। तो राष्ट्रीय यदि मैं बात करूँ, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024 राजस्थान से टोटल 15 लोगों को मिला है। राजस्थान से राधेलाल जी को मिला है और क्लिनिकल नर्स श्रेणी में मिला है। खत्म बात। मैंने कहा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024 मिला है टोटल 15 लोगों को, जिसमें से राजस्थान के राधेलाल जी को, और क्लिनिकल जो नर्स श्रेणी है उसमें इनको मिला है। तो ये तीनों चारों चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप या फोन की स्क्रीन पर। राजस्थान का पहला कवर्ड ट्रैक स्टेशन कौन सा रेलवे स्टेशन बना है? कवर्ड ट्रैक स्टेशन बना है, जवाब दें। बिल्कुल, रीना जी ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर जो है वो कवर्ड ट्रैक स्टेशन जो है वो बना है। हाँ जी, दीपिका जी ने, संजय जी ने, माया जी ने, हाँ, टारगेट बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर जो है वो कवर्ड ट्रैक स्टेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है इसकी कवरिंग 70 मीटर लंबी है और 38 मीटर ये चौड़ी है। देखिए, ये जो है कवरिंग, ये 70 मीटर तो लंबी है और 38 मीटर ये चौड़ी है। इस स्टेशन को निजी फार्म की सहायता से रूफ प्लाजा के 25,000 स्क्वायर फीट में यहाँ पर शॉपिंग मॉल इत्यादि जो है वो बनाए जाएंगे, ठीक है? एक गेम जोन की तरह से विकसित किया जाएगा। तो बेसिकली आपको जो याद रखना है वो यही याद रखना है। चलो, एक और क्वेश्चन। कवच 4.0 से लेस होने वाला देश का पहला ट्रैक कौन सा है? देश का पहला, याद रखना। कवच 4.0 की बात कर रहा है, देश के पहले ट्रैक की बात कर रहा है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना? जो लोग परीक्षा दे रहे हैं चाहे रेलवे की, उनके लिए भी, अरे वाह, एक पोस्ट वुमेन कर्मचारी के लिए भी रखी गई है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। हाँ जी, ब्लेज मुकेश जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। रीना वर्मा जी का, हरविंदर बाड़मेर जी का, सवाई माधोपुर से कोटा रेलवे ट्रैक मैं कवच 4.0 से जो है ये लेस होगी सवाई माधोपुर से कोटा रेलवे ट्रैक। ये कवच 4.0 से लेस होगा। अच्छा, ये कवच से हमें क्या पता चला? कवच है एक तरीके से, मतलब ट्रेन जो है अपने आप ही संभाल लेगी, उसका अपना कवच है कि मुझे कैसे काम करना है ना? चलिए, तो सवाई माधोपुर कोटा रेलवे ट्रैक है जहाँ पर, जो कि कवच 4.0 से लेस होगी, और ये रेलवे ने यहाँ पर स्वचालित ट्रेन सुरक्षा जो प्रणाली है उसको अपनाया है। मतलब यहाँ पर ट्रेन खुद ही उसको पता है कि मैं ही, हाँ बिल्कुल, ऑटोमेटिक सेफ्टी है, बहुत बढ़िया। स्वचालित, खुद ही ट्रेन संभाल लेगी कुछ हो गया तो, है ना? वो अपने आप अपनी सेफ्टी जानती है। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, ट्रेन प्रोटेक्शन मोड जो है वो इसमें ऑन हो जाएगा, है ना? बहुत बढ़िया। तो कवच 4.0 जो है वो अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली है जो रेल दुर्घटना की रोकथाम के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। ये 108 किलोमीटर दूरी में स्थापित जो है वो किया गया, और ये ट्रेन की स्पीड नियंत्रण, ट्रेन की स्पीड
तय सीमा से 2 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है तो कवच कवच जो है वो ओवर स्पीड अलार्म स्वयं बजा देगा। भैया तुमने बहुत ज़्यादा इसकी ट्रेन की स्पीड कर रखी है, इसको कम कर लो। तो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। कवच 4.0 राजस्थान में कहाँ से? सवाई माधोपुर से कोटा। तो देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं, कोटा कवच, है ना? कोटा की यदि तो कवच से हमें कोटा तो हमें याद हो ही जाएगा। अब बची बात सवाई माधोपुर की, कि सवाई माधोपुर हमें कैसे याद होगा? तो सवाई माधोपुर को जो हम याद कर सकते हैं वो ऐसे याद कर सकते हैं भाई, जब है ना सवाई जी जो है वो कोट पहन के अपनी क्या हो जाता है उनका कवच बन जाता है, कवच बन जाता है, एक तरीके से कवच बन जाता है। तो कवच 4.0 जब सवाई जी जो है वो कोट पहन लेते हैं तो कोट ही उनका कवच की तरह काम करता है। इसलिए इसलिए सवाई माधोपुर से कोटा तक आपका कवच 4.0। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हरीश चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान ओटीएस, है ना? ओटीएस जब आप आरएएस बन जाएंगे, जब आप, है ना? हाँ जी, मिस हाफ वो टीचर है। अच्छा ठीक है, चलो मैं ये कह रही थी कि हरिश्चंद्र जब आप आरएएस बन जाएंगे ना तो आपकी ट्रेनिंग पता है आपको कहाँ पर होगी? ओटीएस में। तो ओटीएस ऐसी संस्था बन गई है जिसे हाल ही में सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ना, यहाँ पर हो मैंने कहा ना जब आप आरएएस बन जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाएगी? यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल। तो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, तो वो कौन सा है, कहाँ पर है? जयपुर में। बहुत बढ़िया, जयपुर में ओटीएस चौराहा, मालवीय नगर। बहुत बढ़िया, रीना जी, गिरधारी जी, ब्लेजर जी गिरधारी लखन जी, बिल्कुल सही आंसर। तो आपको याद रखना है कि ये जो आपका एचसीएम रीपा है यानी ओटीएस जो है वो आपका सिविल सेवाओं में प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने वाला संस्थान बन गया है। तो आपकी जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग भी यहीं पर होगी। अब देखो कितने बेहतरीन संस्थान में आप ट्रेनिंग करोगे, तो आपको तो एक अच्छा लीडर, लीडर नहीं तो अच्छा जो कर्मचारी है ना, अच्छा जो है लोक सेवक बन के निकलना ही है। ओटीएस की वर्तमान महानिदेशक श्रेया गुहा है और इससे ओटीएस राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों में इसे सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये से है ना, इसे सम्मिलित किया गया है। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां ऑन डिमांड परीक्षा आयोजित की जाएगी कि भैया आप मेरी परीक्षा ले लो, मेरी तैयारी हो गई है? अरे कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर ऑन डिमांड परीक्षा होगी कि अब मेरी तैयारी हो गई है, अब भाई मेरी परीक्षा आप ले लीजिए? कौन सा राज्य है? वो आपका राजस्थान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी मैंने कहा अगर कहीं से कुछ भी क्वेश्चन हो वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन लगभग हमने कवर कर लिए हैं। तो राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर ऑन डिमांड परीक्षा होगी। स्टेट ओपन स्कूल की शुरुआत हालांकि 2005 में हो गई थी। इसके तहत विद्यार्थी हर महीने परीक्षा दे सकता है कि अब मेरी तैयारी होगी, अब मेरी परीक्षा ले लो, अब मेरी तैयारी होगी, अब मेरी परीक्षा आप ले लीजिए। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। ऑन डिमांड परीक्षा की अवधारणा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि ऐसे लोग जो कि स्कूलों तक नहीं पहुंच सकते हैं, डिजिटल लर्निंग के थ्रू पढ़ रहे हैं, है ना? डिजिटल लर्निंग के थ्रू पढ़ रहे हैं, वो जब भी उनको लगे उनकी तैयारी होगी, वो हर महीने जो है उनको ऐसा नहीं है कि भई अगर हमारी मार्च में हमारे साथ कोई घटना हो गई, हम मार्च में हमें पेपर देने होते हैं, वो मार्च में हम नहीं दे पाए, तो भई अगले साल हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बिल्कुल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपकी तैयारी हो जाए, हर महीने आप ऑन डिमांड परीक्षा जो है यहाँ पर दी जा सकती है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। पोषण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में की जा रही गतिविधियों के आधार पर राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर कौन-सा स्थान है? पोषण कार्यक्रम को लेकर आपको पता है, आप जब आरएएस में आरएएस में अपनी रैंक के अनुसार आप जो हैं वो सीडीएस डिपार्ट है ना, वो किसमें चाइल्ड एंड है ना विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर पोषण सप्ताह इत्यादि मनाया जाता है। तो पोषण कार्यक्रम में बिल्कुल, बिल्कुल, कोई कह रहा है चौथा, कोई कह रहा है 5वां, कोई कह रहा है छठा, 7वां, तो सही आंसर छठा जो है बिल्कुल सही आंसर है। जवाब दे रहे हैं आप छठा इज़ द करेक्ट आंसर। 6th बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, छठा। तो पोषण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राजस्थान का 6वां स्थान है और आपको पता है सितंबर में हर महीने राष्ट्रीय पोषण माह बनाया जाता है, जो आपका है ना जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो इसके लिए काम करता है।
ठीक है, अगर मैं राष्ट्रीय पोषण मिशन की बात करूँ तो 2018 में ये शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, किशोरियाँ होती हैं, गर्भवती महिलाएँ होती हैं, स्तनपान करने वाली जो महिलाएँ होती हैं, उनमें सुधार लाने के लिए कार्य किया जाता है, जिससे कि वो बौनेपन इत्यादि से क्या मिल सके, उनको मुक्ति मिल सके। ठीक है? उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है? और फिर फटाफट से क्विक रिवीजन जो है वो यहाँ पर हम देखेंगे। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया, याद रखना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज किया गया था जयपुर में, है ना? इसको जो है वो जयपुर में ये मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 जो हुआ था वो जयपुर में हुआ था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसका आयोजन जयपुर में हुआ था, बिल्कुल सही है। इसमें अहमदाबाद गुजरात की 19 वर्षीय रिया सिंघा मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन जो हैं इसमें सही हो जाते हैं। मैंने कहा इसीलिए ये आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया। क्यों? क्योंकि इसका आयोजन जयपुर में हुआ, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी आज हमने क्वेश्चन किए हैं, मुझे नहीं लगता कि सितंबर का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसमें से कहीं से भी हमने कुछ छोड़ा है। लगभग सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब मंडे को जब हम बात करेंगे तो अगस्त का करंट अफेयर लेंगे। नवंबर का करंट अफेयर हम कर चुके हैं, है ना? नवंबर के बाद हमने अक्टूबर का करंट अफेयर किया था, फिर हमने सितंबर का सारे एमसीक्यूज और आपको हमने कंटेंट भी। तो बस कंटेंट आपने पढ़ लिया लेकिन एमसीक्यू से प्रैक्टिस नहीं करी तो समस्याएं होती हैं जो हमने देखी। अब हम आपके लिए कंटेंट भी लेकर आ रहे हैं और क्वेश्चन आंसर भी लेकर आ रहे हैं, तो इनको आपको नहीं छोड़ना है। और हाँ, पूरे वीक में हमने जितनी भी अब तक हमारी 12 क्लास हो, मतलब आज को मिलाकर हमारी 12 क्लास हो जाएंगी। इन सारी 12 क्लास को आप एक क्विक रिवीजन की तरह दोबारा जरूर देख लेना। क्वेश्चन आंसर आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखते ही आंसर समझ में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मैम एक बार मिसवाक खान का नाम ले लीजिए, उनको अरे ऐसा नहीं है सर, मिसवाक जी बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे हैं कि मैं नाम इतनी जल्दी-जल्दी चलते हैं ना, कमेंट्स तो अपन देख नहीं पाते हैं ना। मुझे कई बार ये नीचे फ़ोन में देखना पड़ता है कि कौन से कमेंट्स चल रहे हैं, है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना? चलिए, एक बहुत बड़ी राजस्थान में जयपुर में एक बहुत बड़ी घटना हुई कल, जिसमें भांकरोटा में, आपको पता होगा जयपुर में भांकरोटा अजमेर रोड, जहाँ पर जो है बहुत सारी मतलब दुर्घटना में बहुत सारे जो लोग हैं वो हताहत हुए हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से मतलब क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा, लेकिन हमें भी इसके बारे में पता होना चाहिए और अपना जो ध्यान है वो हमें रखना चाहिए। सड़क पे चलते वक़्त एक विस्फोट हुआ था, आपको पता है, कह रहे हैं कि एक टैंकर था जिसके तहत जो है वो विस्फोट हुआ। मेरे हिसाब से हमारे बहुत सारे जो बच्चे जो हमें सुन रहे हैं, उनके घर परिवार वाले सब जो हैं वो बहुत सही होंगे। आप भी जो है वो खबर उनके बारे में ले लीजिएगा और ईश्वर से दुआ करिए, मौन रखिएगा कि सब कुछ जो है वो सही रहे। तो इसीलिए आपने पता होगा कि हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो पाइपलाइन से जो है वो गैस, क्योंकि जैसे कहा कि एलपीजी विस्फोट इसकी मुख्य वजह रही, है ना? एलपीजी विस्फोट, क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर से भरा हुआ एक टैंकर था जिसमें गैस रिसाव, और इसके कारण जो है बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा विस्फोट ये बन गया। तो इसलिए आपको पता है कि हम एक राजस्थान में भी एक मुहिम चल रही है जिसके तहत हम कोशिश करें कि पाइपलाइन से जो है वो मतलब जो गैस है वो दी जाए। तो हमने कल एक क्वेश्चन पढ़ा भी था, आपको याद होगा, कि ऐसा कौन-सा जिला है जहाँ पर पाइपलाइन से जो है वो गैस दी जाएगी और प्रथम 1000 लोगों को जो है निःशुल्क गैस जो है वो दी जाएगी। तो हमने पढ़ा था कोटा, बिल्कुल रीना ने सही आंसर दिया, कोटा, है ना? तो ये जो एलपीजी, मतलब ये जो गैस जो पाइपलाइन के थ्रू दी जाएगी, जो कि पीएनजी होगी, पाइपलाइन वाली गैस होगी, कहते हैं कि वो काफ़ी हल्की गैस होगी और मतलब उसमें जो ज्वलनशीलता है वो एलपीजी के मुकाबले कम होती है। इसमें स्मेल भी नहीं करता ये, और यदि इसमें इस तरीके की घटना हो जाएगी तो कहते हैं कि उसमें इस तरीके की आपदा या त्रासदा की ज़रूरत, मतलब त्रासदा नहीं होगी, है ना? त्रासदी जो है वो ऐसी नहीं होगी। तो हमारी, अच्छा, आपकी सिटी है कोटा जहाँ पर ऐसा किया गया है, तो आप भी जो है पीएनजी से या जो पाइपलाइन वाली गैस है उससे जुड़ें, और इस तरीके की घटना के लिए यही कह सकते हैं कि भगवान जो है उन सब लोगों की आत्मा को क्या दे, शांति प्रदान करे। तो चलिए एक छोटा-सा एक क्विक रिवीजन करेंगे हम। एक क्विक रिवीजन जो है हम लेंगे। हमने देखा सबसे पहले यहाँ पर चर्चित स्थल इंडेक्सेस कुछ देखे थे। पहला क्वेश्चन था, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो हमने देखा वो लखनऊ में आयोजित हुआ है, जिसके अंतर्गत जो बड़े-बड़े सेना का नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो अपने विचारों का क्या करेंगे, आदान-प्रदान करेंगे। उन्होंने किया, मतलब अपने विचारों का आदान-प्रदान। उसके बाद हमने देखा कुछ निधि टीबीआई जो
टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं, उनका उनका जो है उद्घाटन किया गया। टोटल 8 का उद्घाटन जो है ये किया गया, जिसमें राजस्थान में अजमेर से जो है ये उद्घाटन हुआ है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नवाचार के लिए, यानी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रक्रिया है, उसको और नए तरीके से किस प्रकार किया जा सकता है, वो नवाचार कहलाता है। किसी भी उद्यम को हमको किस तरीके से विकसित किया जा सकता है। तो मैंने कहा था ये राजस्थान केंद्रीय जो विश्वविद्यालय अजमेर वहाँ पर है, इसका उद्घाटन किया गया, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसने नीदरलैंड के एएसएन बैंक के द्वारा जारी किया गया जो पीसीएएफ है, यानी जो आपका पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल है, उसके अंतर्गत जो आया है, बिल्कुल यूबीआई है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही आंसर था ये। फिर हमने कुछ इंडेक्सेस देखी थी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक की यदि मैं बात करूं तो इसमें ये डब्ल्यूआईपीओ के द्वारा जारी की गई है, और यदि भारत की बात करें तो भारत का इसमें स्थान 39th है, 39th याद रखना, पूछा जाएगा। जीआईआई ग्लोबल जो इनोवेटिव इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान 39th है, याद रखना है, भारत का स्थान 39th है, याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। थिंक टैंक है एक लॉबी इंस्टीट्यूट जो कि जारी करता है एशिया पावर इंडेक्स की, पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा पावर वाला देश कंट्रीज कौन सी हैं। भारत तीसरे नंबर पर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पहले नंबर पर हमें पता है वर्ल्ड पावर में यूएस आती है, यूएसए आती है, उसके बाद सेकंड नंबर पर चाइना आती है, और थर्ड नंबर पर अब इंडिया पहुंच गया है। इंडिया की पावर हम देख सकते हैं इंडियन सोलर अलायंस के जरिए, इंडिया की पावर हम देख सकते हैं विश्व योगा जो दिवस मनाया जाता है उसके जरिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जो व्यवसाय केंद्रित और नागरिक केंद्रित जो रैंकिंग आई है उसमें नंबर 1 पर कौन है। तो व्यवसाय केंद्रित सुधार सबसे ज्यादा और नागरिक केंद्रित सुधार जो सबसे ज्यादा हुए हैं वो केरला में हुए हैं, केरल में हुए हैं, जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ है ना। उसके बाद देखा था हमने कि किस वित्तीय वर्ष, मतलब जो अभी 2023 वाला हमारा 2023-24 वाला जो वित्तीय वर्ष था, क्योंकि अभी तो हमारा 24-25 चल रहा है, हम आर्थिक समीक्षा हमेशा एक साल मतलब 23-24 की देखते हैं। तो आर्थिक समीक्षा हमको पता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं पिछले वित्तीय वर्ष में उसका उसके उसके बारे में बताता है कि क्या क्या कार्य किए। तो बेसिकली हमने देखा कि इस वित्तीय वर्ष में 2023-24 में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हुई है रियल जीएसडीपी में, रियल यानी आधार वर्ष में स्थिर वस्तुओं की, बिल्कुल स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष पर सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई तेलंगाना में, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद राजस्थान में। राजस्थान तीसरे नंबर पर है। राजस्थान में जो स्थिर कीमतों पर या आधार वर्ष पर या रियल जीएसडीपी जो रही वो 8.03 रही है। भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट स्थिर कीमतों पर रही वो 8.2% रही है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा ये आपके लिए है। उसके बाद हमने देखा कि राज्य जो टाइम मैगजीन है उसके अंतर्गत इंडिया से या भारत के 3 प्रमुख लोग हैं जो कि एआई के संदर्भ में देश पूरे विश्व में 100 सर्वाधिक शक्तिशाली लोगों में शामिल किए गए हैं। मैंने कहा टाइम मैगजीन के द्वारा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में जो एक सूची 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है उसमें इंडिया से 3 लोग हैं, अनिल कपूर हैं, है ना, अश्वनी वैष्णव हैं और नंदन नीलेकणी हैं। इसके अलावा इसके अलावा भारतीय मूल के 3 अन्य लोग और हैं। इसके अलावा मैंने कहा भारतीय मूल के 3 अन्य लोग और हैं, जिसमें एक तो आपकी सुंदर पिचई हैं, एक कलिका बाली हैं, एक सत्य नंडेला हैं, ठीक है, सॉरी है ना, सत्य जो है वो नडेला है, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं जो कि भारतीय मूल के और हैं। तो क्वेश्चन आप समझना कि आरपीएससी आपको क्वेश्चन में भारतीय मूल का पूछ रही है, भारत का पूछ रही है। भारत का पूछेगी तो 3 अलग, और भारतीय मूल के अगर पूछेगी तो इसमें आपको सुंदर पिचई को, सत्य नडेला जी को और कालिका बाली को भी ऐड करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा था कि भाई कौन सा ऐसा पहला संगीत वाद्य यंत्र है जो कि शामिल किया गया है जीआई टैग के लिए, है ना, जिसको पहला ऐसा संगीत वाद्य यंत्र जिसको जीआई टैग मिला है वो आपकी तंजावुर वीणा जो है, ये सरस्वती वीणा के नाम से भी जानी जाती है। चूंकि ये तंजावुर नामक स्थान पर बनती है इसलिए इसको तंजावुर वीणा कहते हैं, इसी के लिए इसको जो है वो जीआई टैग मिला है, याद रखेंगे आप। उसके बाद जो अभी हाल ही में जो 17 नवगठित जिले बने हैं, 3 संभाग बने, उन 3 संभागों के लिए एक कमेटी जो है उसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी आई है, जिस कमेटी के पहले जो थे वो हमारे
हाँ, पहले जो व्यक्ति थे, जो जिस जो इन इनको उनको अध्यक्ष बनाया गया था, वो हमारे जो अध्यक्ष थे, वो थे आपके यदि मैं बात करूँ तो वो थे आपके प्रेमचंद बैरवा जी, और अभी जो हैं वो मदन दिलावर जी जो हैं उनकी जगह पर आए हैं। तो मदन दिलावर जी किसकी जगह पर आए? प्रेमचंद बैरवा जी। प्रेमचंद बैरवा जी को पहले इसकी समीक्षा के लिए अध्यक्ष बनाया गया था। 17 जिले और 3 संभाग। अब राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हैं। अब ये इसकी समीक्षा जो है की जाएगी कि ये सही है या नहीं है। इसके साथ-साथ जो तेजस उड़ाने वाली पहली महिला, जो कि मैंने कहा था तेजस उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? मोहना सिंह जी, है ना? पहली महिला फाइटर है, राजस्थान की है, राजस्थान के झुंझुनू जिले की है, याद रखना। और इनको जो है वो 18वीं फ्लाइंग बुलेट्स में जो है वो शामिल किया गया। 18वीं फ्लाइंग बुलेट्स में इनको शामिल किया गया है। इसके साथ-साथ हमने देखा था कि पर्यावरण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए नेशनल पृथ्वी अवार्ड जो दिया गया है, वो नीता उपाध्याय को दिया गया है। नेशनल नेशनल नीता उपाध्याय पृथ्वी अवार्ड। यदि मैं इनकी बात करूं, मतलब इनके नीता उपाध्याय जी की, तो हमने बात की थी कि ये जो है वो ओरियन ग्रीन संस्था जो है उसकी अध्यक्ष हैं या उसकी फाउंडर हैं। ओरियन ग्रीन संस्था की ये जो है वो फाउंडर हैं। अगला क्वेश्चन था, क्लिनिकल नर्स श्रेणी में राजस्थान के एक व्यक्ति हैं जो कि एसएमएस में मतलब नर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वरिष्ठ नर्स हैं राधेलाल शर्मा जी। उनको उनको जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024 से नवाजा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन ये था आपका कि राजस्थान का पहला कवर्ड ट्रैक स्टेशन कौन सा है? तो गांधीनगर है। इसके अलावा या बात आई थी कवच 4.0 से सवाई माधोपुर से, क्योंकि मैंने कहा सवाई, है ना, सवाई सिंह जी कोट पहनकर निकले तो वही उनका कवच है। तो ये जो है सो सवाई माधोपुर से कोटा रेलवे ट्रैक जो है उसको बनाया गया है, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि हरिश्चंद्र माथुर जो आपकी ओटीएस है, उस ओटीएस को जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण के लिए मान्यता मिल गई है, जो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ऑन डिमांड परीक्षा कराने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। पोषण कार्यक्रम की बात करूँ तो पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत पोषण कार्यक्रम को बहुत अच्छे से चलाने के लिए राजस्थान का जो स्थान है वो 6वां है। उसी के साथ लास्ट क्वेश्चन था कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 जो है उसका आयोजन जो है वो राजस्थान में किया गया, राजस्थान के जयपुर में किया गया है। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट जो है वो आपके लिए था। आई होप कि आपको जो है वो आज की क्लास बहुत सही लगी होगी, बहुत अच्छी। आज की क्लास में से कम मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन तो आपका पूछा ही जा सकता है। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर्स की जो है वो मतलब करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस वेरी मच रिक्वायर्ड, कि प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए आपकी, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो ये मनोभूमि में खेलने की एक प्रैक्टिस है कि किस तरीके से क्या विचार सागर मंथन। देखिए, आपने खूब पढ़ लिया, लेकिन आपको याद कितना है ये पता चलता है जब आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं ना। आपने बहुत पढ़ लिया, आपको लगता है नहीं नहीं बहुत पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया, लेकिन जब तक आप इस पढ़े हुए जो भी आपका मतलब जो भी आपने पढ़ा है वो आपको याद ही नहीं आ रहा है, तो कैसे काम चलेगा? मैम, ये करंट अफेयर कंप्लीट है क्या? इससे देखिए, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपके पास आपका लिमिटेड समय है, और लिमिटेड ही हमारे पास क्या है दिमाग में जो है वो जगह है। तो अच्छी चीज़ें इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप डालिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ज़रूरी चीज़ें डालिए, बार-बार प्रैक्टिस कीजिए और वो आपको याद होनी चाहिए। आप बहुत सारी फालतू की चीज़ें इसमें डाल लेंगे तो हो सकता है कि वो अच्छी चीज़ें या जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से चीज़ें हैं वो आपके दिमाग से खिसक जाएँ, है ना? तो कम डालो, लेकिन वो चीज़ें डालो, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं कि कम पढ़ना है लेकिन बार-बार पढ़ना है। तो मेरा मानना तो ये है कि जो भी हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लेकर आए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है ना? तो इसी को आप बार-बार, कल संडे का आपके पास टाइम होगा, सारी क्लासों को 2x पर आप देख सकते हैं, कम से कम उनके क्वेश्चंस के आंसर्स की दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है, ठीक है? तो आज की क्लास आपको बहुत-बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जो है भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसको मतलब इसमें पार्टिसिपेट भी कीजिए। रेनू कह रही हैं, यस मैम, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ही वो तो, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में। तेजमल जी और रेनू जी, काशवी जी, तुलसी जी, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी ज़िंदाबाद। नमस्कार।